प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 से अपने सिलेबस को चेंज किया। वैसे भी पहले भी 10 भागों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ पुनः 2024 में नया सिलेबस आया है और उसको पुनः 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, वैसे तो पूरी परीक्षा की बात की जाए तो 3 स्तर पर ये आपकी परीक्षा होती है। जैसे सब राज्यों के लोक सेवा आयोगों की होती है, वैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी 3 स्तर पर परीक्षा होती है। एक होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, OMR शीट पर होती है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो लिखित होती है, वर्णनात्मक होती है। और एक होता है आपका साक्षात्कार। अच्छा, एक चीज याद रखना, प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना CSAT में है ना ही GS में है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 2 घंटे 200 अंकों का, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र CSAT का 2 घंटे का 200 अंक का, एक प्रश्न के लिए 2, कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। कितने आते हैं? कुल 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया ABCD फॉर्म में जैसा रहता है बिल्कुल वैसा ही है। बाकी सारी चीजें अदर राज्य जैसी ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। प्रीलिम्स में बस नेगेटिव मार्किंग और क्वेश्चन की संख्या में अंतर है। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते। देखो, ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो कि 10 सेक्शन में बटा हुआ है। इसका पहला सेक्शन आपका कहलाता है भारतीय इतिहास का, ठीक है। पहला सेक्शन किसका है? हमारा भारत के इतिहास का, जिसमें पहली बात में क्या है? संकल्पना एवं विचार, है ना। पहला हेडिंग क्या है? संकल्पना एवं विचार, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृति, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सारी चीजें। और यहां से यहां तक पूरा भारत का इतिहास है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ स्पेशल चीजें दी गई है। एक तो कला संस्कृति पूरा आएगा, 19वीं 20वीं के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है। तो ये पहला जो आपका पहली जो यूनिट है, इस पहली, और यहाँ पे पहले सब यूनिट के 10 डिवाइड कर दिए गए हैं। जनरली देखा जाए तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आ रहा है कि जो ये 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट में से हर यूनिट से 10 क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ है, सेट बना हुआ है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन, यानी कोई यूनिट आप छोड़ नहीं सकते। हर यूनिट में कम से कम आपको इसमें से कम 8 यूनिट तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपसे एक आधी क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो, ना अदरवाइज ना हो, ठीक है। कट ऑफ हाई जा रही है आजकल, 80 से ऊपर ही जा रही है यहाँ की कट ऑफ, ठीक है। तो याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला और स्थापत्य, यहाँ की जनजाति, उनकी बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर स्थल और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, इस यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगली है आपका भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल को गायब कर दिया गया है 2024 से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस से विश्व भूगोल गायब है, सिर्फ भारत भूगोल ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियां, झीलें, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम, यानी कि विश्व स्तर पर देखें तो जलवायु आपके में अच्छे से शामिल की गई है। एमपी में तो जलवायु वाला जो पोर्शन है आपका अच्छे से रेडी होना चाहिए, क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछ लेता है। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, ये सारी, यानी जितना भी फिर भूगोल के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये सारी चीजें आपको 3। तो ये कितनी हो गई आपकी 3 यूनिट, है ना। तो 30 नंबर की ये 3 यूनिट। चौथी यूनिट में
आपके है पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, चौथी यूनिट में क्या है, पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल। इससे भी सीधे सीधे पूरे 10 क्वेश्चन, जैसे भारत के भूगोल का है सेम वैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल। अगला 5वीं यूनिट में भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, दोनों की, राज्य की भी। और यहाँ पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संविधान संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति तत्व, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग। इसमें समस्त आयोग पढ़ना है, जैसे निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आपको केंद्रीय स्तर पर भी देखना है, राज्य स्तर पर भी देखना है। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि यहाँ सीधा बोल रहा है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग, मतलब जो संविधान में दिए गए हैं वो भी, और जिनको अधिसूचना के माध्यम से निर्मित किया गया है उनको भी, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, और मध्य प्रदेश में सुशासन और अभिशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला जो 6वां है, यहाँ से पूरे उस यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। अगली है आपकी 6वीं यूनिट, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था का एंगल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से, है ना। जैसे सामान्य आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हो वैसी आपको नहीं मिलेगी। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, यानी पूरा करंट डाटा जो बजट के समय, और मध्य प्रदेश अपने बजट के समय जो डाटा देता है कि हम यहाँ है, हम इसमें वहां है, हम उसमें वहां है, तो इस तरीके से आपको वो वाला पोर्शन पढ़ना है। साथ ही मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, यानी कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, कहां पर है हम, जो कोई संस्थाएं, जितने भी आंकड़े जारी की गई उस स्तर पर, स्वास्थ्य में, कौशल में, ये सारी चीजें, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, कितना % हमारे यहाँ पर है, किस क्षेत्र में, किस चीज में, तो ये सारी चीजें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। अगला है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, जो SDG इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनमें मध्य प्रदेश 17 विकास लक्ष्यों में कौन से स्थान पर है, कौन से रैंक पर है, ये सारा पूरा आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME, अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ODOP, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, IPR की प्रगति। फिर अब यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के सिर्फ 3 बिंदु है आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान है। फिर सिर्फ वित्तीय संस्थाएं पढ़नी है, और वित्तीय संस्थाओं में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिजर्व बैंक पढ़ना है, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, नाबार्ड वगैरह जो उसमें आ जाएगी। ठीक है, और भारत का विदेशी व्यापार की नीति, G20, सार्क और आसियान, इनके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 यूनिट। इस 6वीं यूनिट से भी आपको 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रही हूं कि जो सिलेबस है 10 यूनिट का, उस हिसाब से पूरा 100 नंबर हर यूनिट से आपको 10-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अगली है आपकी जो 7वीं यूनिट। ये बहुत सी थोड़ी सी उलझन वाली इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत पैटर्न अच्छे से समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 7वीं यूनिट है, जिसमें आपको क्या करना है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब जितने भी थ्योरीज है विज्ञान के संदर्भ में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वो सारी आपको पढ़नी होती है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धि, जितने भी वैज्ञानिक संस्थान है, इसरो उससे संबंधित जितने हैं, DRDO से संबंधित जितने हैं, वो सारी चीजें है ना, भाभा वगैरह, ये सब। उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि, एक क्वेश्चन कंफर्म में आता ही है। मानव शरीर संरचना, एक क्वेश्चन पक्का है। पोषण आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, एक क्वेश्चन आएगा ही। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, यानी देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाते हैं। सतत विकास की अवधारणा, SDG, पर्यावरणीय कारक, परिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण से 2 क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा,
आपदाएं और प्रबंधन। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट 7 भी आपको कितने देती है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देती है। इसके बाद है 8वीं यूनिट जिसमें आपकी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर यहाँ पर तीनों का है, आपको विदेश का भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है, आपको देश का भी पढ़ना है, राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है और आपको मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है। तो यहां से भी करंट से आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, और करंट थोड़ा डीपली पूछता है। डीपली क्या मतलब, करंट का एक पैटर्न सेट नहीं है। कभी कभी अभी तो पिछले साल 2024 में 2 साल पुराना, 3 साल पुराना करंट पूछ लिया था। ठीक है, तो अब उतना कभी कभी एकदम पुराना करंट पूछ लेता है, कभी कभी 1.5 साल के अंदर का करंट पूछता है, कभी 2 साल का। तो थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है, 8वीं जो यूनिट है, ये थोड़ी सी उलझन वाली है। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, इस टाइप के। तो 1 साल 1.5 साल का भर आप करंट रखें, बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश का करंट थोड़ा अच्छे से 4 क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश के करंट से ही मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी मिला के ये दोनों से मिलेंगे। तो कोई भी एक पतली सी बुक को ही फॉलो करना है, यहाँ के करंट के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। ठीक है, अगला है 9वीं यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर ये तैयार नहीं है तो परीक्षा से बाहर हो जाओगे। अगर एमपी और यूनिट 9 तैयार नहीं है तो परीक्षा से अपने आप को बाहर समझ लेना। ठीक है, तो यूनिट जो 9 है आपकी, इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यानी बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर, सारा कुछ, उसकी जो पीढ़ी है, उसकी जो जनरेशन है, जनरेशन में किन जैसे फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, फिर आईसी चिप आ गई। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक की सारी क्वालिटीज, जो लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की, वो सारी चीजें, जो आपके नेटवर्क होते हैं, सोशल मीडिया साइट्स होती है, ये विभिन्न जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं जो आज आधुनिक युग में चल रही है, वो सब आपसे पूछी जाएगी, फंडामेंटल से लेके वर्तमान तक की। अगला है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इससे भी क्वेश्चन एक आ दिया जाता है। रोबोटिक्स कंफर्म 1 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2 क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ई गवर्नेंस 1 क्वेश्चन, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। 10 क्वेश्चन आपके यूनिट 9 से पक्के हैं, जिसको आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस ही ऐसा यहाँ का है कि क्या ही बताए। अगला है यूनिट 10 आपकी। ठीक है, क्या है यूनिट 10, लास्ट यूनिट, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों को आपको स्पेशल तौर पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों की विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है और जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, कैसे आयोग गठित होता है, कितने कितने लोग होते हैं, इस तरीके से क्या क्या है उनके शोषण संबंधी प्रावधान, वो सारे प्रावधान आपको किसमें पढ़ने हैं, इसमें पढ़ने हैं। अगला है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई है, पूरी योजनाएं जो जनजातियों के कल्याण के लिए चलती है, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जिसमें उनकी परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि यहां से आएंगे ही आएंगे। अगला है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं वो पूछता है। जैसे आपके शंकर शाह हो गए, रघुनाथ शाह हो गए, है ना, आपकी अहिल्याबाई हो, आपकी अवंतिका बाई हो गई, है ना। तो इन सब के नाम आपको मतलब याद रखना। दुर्गावती हो गई, है ना, आपकी क्या नाम है भोपाल में वो है ना, कमलापति हो गई। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ठीक है, जनजाति भी 8-10 है यहाँ की मुख्य मुख्य, जैसे भील हो गई, गोंड हो गई, बैगा हो गई, सहरिया हो गई, भारिया हो गई। ठीक है, आपकी कोल हो गई, सौर हो गई, तो आपकी कोरकू हो गई। तो ये सब जो जनजाति है, इनमें क्या स्पेशलिटी है, इनके कौन से त्योहार है, इनकी कौन सी बोली है, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है ना, ये सारी चीजें इनके संदर्भ में पढ़नी पड़ती है। तो ये यूनिट 10 भी आपको पूरे 10 क्वेश्चन देती है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी 10 यूनिट को 10 भागों में डिवाइड किया गया है और इनके सब प्रत्येक यूनिट के 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ ऐसी यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा बिखरी हुई है
बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, उसको समेटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वो आयोग जाने या खुदा जाने वो वाली स्थिति होती है, तो वो क्वेश्चन को तो हम वैसे भी नहीं छू सकते। तो हमारे अंडर में बस इतना है, अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, क्योंकि एमपी के जो क्वेश्चन है वो आपको 45 डन है कि मध्य प्रदेश स्पेशल से आपको 45 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 भी आपकी डन है, यूनिट 9 भी आपकी डन है कि आपको यहां से 10 क्वेश्चन पक्के पक्के मिल जाएंगे। रही जीएस की बात, तो जीएस में आपको क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। अब जीएस तो जनरली हम तैयारी करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमने इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी ही पढ़ा होता है। तो जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो आपको आती ही होगी, और आपको इतनी आती है कि आप एमपी में आए हुए जीएस के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर पकड़ बनानी है तो यूनिट 9 पे बनाएं, और किस पे बनाएं, एमपी पे। और अगर थोड़ा आप ज्यादा समय दे सकते हैं तो आप यूनिट 10 को भी, थोड़ी दिक्कत होगी जनजातियों को पढ़ने में, लेकिन यूनिट 10 को भी थोड़ा सा आप खंगाल सकते, थोड़ा सा पढ़ सकते, ठीक है। बाकी की जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की रही बात, तो ज्योग्राफी और इनके जो क्वेश्चन ऐसे है कि आप बना लोगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आप 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे। ये में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो हिस्ट्री के नहीं बनेंगे, जैसे कि आपके यूपीबीसीएस पूछता है कि पता नहीं कहां से उठा के, कौन से अंतरिक्ष के कौन से प्लेनेट्स उठा के लाके रख देता है, तो वैसे यहां पर भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं किस ग्रह से उठा के लाके रख दिए गए होंगे, ठीक है। तो हर राज्य करता है, एक राज्य की बात नहीं, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप ये जीएस में अभी ध्यान ना देते हुए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 40 दिन बचे, कितने दिन बचे, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे। तो इन 40 दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप परीक्षा के करीब हो सकते हैं। तो बस इसका एक ही तरीका है कि आप एमपी के पोर्शन तैयार कर लीजिएगा, यूनिट 9 के पोर्शन तैयार कर लीजिएगा, और यूनिट 10 को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और रही करंट अफेयर की बात, तो करंट में आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप करंट में कोई भी एक वर्ष वाली बुक फॉलो करते हैं, कोई भी एक वर्ष वाली बुक फॉलो कर लेते हैं, पतली सी, बहुत मोटी नहीं, फैक्चुअल आता है, बहुत डीपली वैसा नहीं आता है, लेकिन हाँ पुराना करंट पूछ लेता है काफी, ठीक है। तो उस तरीके से एक हाथ पतली सी बुक को फॉलो कर ले, एमपी स्पेशल का जो रहता है करंट, थोड़ा सा उसको फॉलो कर ले, तो आपका काम यहाँ से लगभग बन सकता है, ठीक है। सी सेट के लिए कोई लोचा है नहीं, सी सेट बहुत सामान्य होता है। गद्यांश, 4 गद्यांश आते हैं, 4 गद्यांश के 5-5 बढ़िया भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया से 20 क्वेश्चन आपकी 20 जो है वो आपकी जेब में होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी सवाल नॉर्मल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, और मैथ भी एकदम नॉर्मल होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सी सेट के लिए यहाँ पर हेडेक नहीं होती है, नॉर्मल होता है, आराम से नहीं भी कुछ पढ़ेंगे सी सेट के लिए तो आप यहाँ का सी सेट आराम से निकाल सकते हो। चुनौती देता है आपको पहला पेपर, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चुनौतीपूर्ण है फर्स्ट पेपर, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को याद रखना। क्यों चुनौती है? क्योंकि एमपी स्पेशल आपको अच्छा खासा रगड़ना पड़ेगा। बिना एमपी स्पेशल को रगड़े प्रीलिम्स यहाँ का क्वालिफाई करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो जो अदर स्टेट के हैं ज्यादातर मेरे साथ वही जुड़े हुए, इसलिए मैं उन्हीं के भले के हिसाब से बता रही हूँ कि आप कुछ मत करें इतने दिनों में, सिर्फ एमपी पढ़े, 45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूनिट 9 पढ़े, उससे 8 से नहीं पूरे 10 बना पाओगे, 5 तो बना सकते हो अगर बेसिक भी आपने तैयार कर लिया तो, ठीक है। और ये यूनिट 10 में ही है, ठीक है। जीएस के कुछ क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे और करंट के कुछ क्वेश्चन आप बना ही लोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर आपने घटना वटना चक्र पढ़ रखी है ना अब तक, तो आप आराम से बना लोगे। बस रही स्पेशल को साध लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी प्रीलिम्स देते हैं 16 तारीख को, अगर निकलता है आपका, आप में से किसी का, तो फिर मुझसे संपर्क करिएगा, फिर हम मेंस की बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, वो भी फॉर्म भरे और जाकर के अपना एग्जाम दें।